हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत के लिए सबसे ज़्यादा जो रक्षा सामग्री का निर्यात है वो कौन सा देश करता है, आप में से अधिकांश लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। कई लोग कहेंगे रूस, जो कि सही उत्तर होगा। यानी कि हम अपने रक्षा सामग्री का अधिकांश उत्पाद रूस से करते हैं। रूस से हम सामग्री लेते हैं, काफ़ी सारे हथियार लेते हैं और तकनीक लेते हैं। खासतौर से रूस से, या कहें रूस के द्वारा ओरिजिनेटेड जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सामग्री है, हम उसको आयात करते हैं। अगर कोई ये पूछे दूसरे नंबर पर किससे करते हैं, तो संभवतः आंकड़ा बदल सकता है, जवाब अलग अलग हो सकते हैं। कोई फ्रांस कह सकता है, कोई अमेरिका कह सकता है, जिसका एक निश्चित आंकड़ा दिखाई भी नहीं देता। अगर हम पिछले 10 सालों का 2010 से 2020 तक का आंकड़ा उठा करके देखें, तभी हमें रूस पहले नंबर पर दिखाई देता है। लेकिन अगर कोई आपसे यहीं पर यह सवाल पूछे कि भारत सबसे ज़्यादा जो हथियारों का निर्यात है वो किस देश को करता है, तो संभवतः कुछ ही लोगों के पास इसका उत्तर होगा। आज के टॉपिक के अंतर्गत हम एक ऐसे ही विषय को समझने वाले हैं कि भारत केवल आयातक ही नहीं है, भारत ने कुछ नए लक्ष्यों को निर्धारित किया है और अब हम आयात करने के अलावा अपने निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रहे हैं। जो टॉपिक है वह है भारत किन देशों को कर रहा है हथियारों का निर्यात, और भारत ने आने वाले समय में एक लक्ष्य को तय किया है कि हम इतने बिलियन डॉलर तक का जो अपना निर्यात है हथियार सामग्री का या रक्षा सामग्री का, उसको बढ़ाएंगे। खबर है डिकोडिंग द $5 बिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट विच पीएम मोदी स्पोक ऑफ एट एरो इंडिया 2023। तो एरो इंडिया 2023 का जब एक एक्सपो हुआ है, तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टारगेट को दोबारा से रिपीट किया है कि वे $5 बिलियन तक अपने रक्षा निर्यात को ले जाना चाहते हैं। बात करेंगे इस पर, चर्चा में क्यों है, नई नीतियां किस तरह से इसको लेकर के डिजाइन की जा रही हैं, वर्तमान निर्यात आंकड़े क्या कहते हैं, किन रक्षा उपकरणों का हम निर्यात कर रहे हैं, किनका करना चाहते हैं, और आज के समय कौन कौन से ऐसे देश हैं जो हमसे रक्षा सामग्रियों की खरीद करते हैं। और एक सवाल जो कि आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस में वैसे तो लिखने को नहीं आएगा, फिर इसमें और भी बड़े स्तर पर सवाल आपसे डिमांड करेगा कि रक्षा स्तर पर हम अभी तक कहां से कहां तक आए हैं, कुछ ऐसा बन सकता है। हालांकि देखेंगे तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3, चूंकि हम निर्यात कर रहे हैं दूसरे देशों को, ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, बने हुए और संभावित बनने वाले, दोनों चीजों पर ध्यान है। क्योंकि दूसरे देशों को देंगे, दूसरा रक्षा निर्यात कर रहे हैं, तो विज्ञान एवं तकनीक भी इसमें शामिल होगी। खासतौर से डिफेंस तकनीक के अंतर्गत सभी हथियारों का निर्माण होता हुआ हम देखेंगे। चर्चा में इसलिए है क्योंकि फरवरी के ही महीने में 13 से 17 फरवरी 2023 तक एरो इंडिया 2023 का हमने आयोजन होता हुआ देखा, और इस दौरान रक्षा मंत्रालय ने एक बात बताई जहां पर भारत का जो वार्षिक रक्षा निर्यात है उसको बढ़ाए जाने की बात कही गई है। तो अभी के समय हम लगभग $1.5 बिलियन तक का निर्यात कर पा रहे हैं, तो 2024-25 तक हम उसे बढ़ा करके $5 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। तो जो एरो इंडिया का कार्यक्रम हुआ था वह बेंगलुरु में संपन्न हुआ। हम चाहते हैं कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हम अपनी बढ़ाएं, प्रधानमंत्री जी ने भी इसी बात को फिर से दोहराया था यहाँ पर, और जो प्रयास है वो निजी क्षेत्रों के अलावा सरकारी स्तर पर भी होता हुआ हम देख पा रहे हैं। तो नई नीतियों के अंतर्गत क्या क्या प्रमुख बातें हैं जो हमें जाननी है, अगर कोई प्रश्न बनता है तो हम कैसे उसका उत्तर दे पाएंगे। 2023-24 के लिए जो रक्षा पूंजी बजट था उसका 75% घरेलू स्रोतों से खरीद के लिए रखा गया था कि हम घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देंगे, जो घरेलू स्तर पर जो भी उत्पादन है उसको हम बढ़ावा देंगे। क्योंकि जब हमारे पास खरीद होगी, खरीद का मतलब हुआ कि जब हम डिमांड क्रिएट करेंगे तभी फिर सप्लाई बढ़ पाएगी। तो डिमांड के माध्यम से हम सप्लाई बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिसमें तकनीक का भी एडवांसमेंट होगा, नए नए लोग भी उससे जुड़ेंगे, और सरकारी स्तर पर भी जो पीएसयूज हैं वो भी शामिल होंगे। अब 3738 वस्तुओं की 3 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची का निर्माण किया गया है। सकारात्मक इस बेस पर क्योंकि हम अपने स्तर पर मैन्युफैक्चरर को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। तो इन वस्तुओं की सूची जो बनाई गई है उसके आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि हम देश के अंतर्गत ही इन उत्पादों का निर्माण कर सकें। इसके अलावा 2 रक्षा औद्योगिक गलियारों की चर्चा आपने बहुत लंबे समय से सुनी है, तो अब उन्हीं औद्योगिक गलियारों का आने वाले समय में भी हम उपयोग होता हुआ देखेंगे। जैसे पहला है उत्तर प्रदेश में, दूसरा तमिलनाडु में। तो रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना, इस मकसद के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस को बढ़ावा देना, और जो भी प्रक्रियागत देरी अभी तक होती है, जो भी नियम है उनको सरल करना। इस पूरे प्रोसेस को हम जानते हैं कि डिफेंस के जो भी उत्पाद हैं उनको बनाया जाना अपने आप में
एक चुनौतीपूर्ण काम है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और सामान्य लोगों को उस प्रक्रिया से जुड़ने की आज के समय अनुमति भी नहीं होती। ऐसे में कुछ कंपनीज को उसमें शामिल किया जाएगा निजी स्तर पर और कुछ PSUs होंगे। तो स्वदेशी स्तर पर बड़े प्लेटफॉर्मों के निर्यात के लिए देशों के साथ बातचीत की जा रही। बड़े प्लेटफॉर्म से यहाँ पर मतलब हुआ बड़े हथियारों को लेकर के, बड़े प्लेन्स को लेकर के, जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस हम विकसित कर रहे हैं। दूसरा, हम ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का विकास कर रहे हैं रूस के साथ मिलकर के। तो इनका हम निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं। अब हमने जो डिफेंस कॉरिडोर की चर्चा की, एक उत्तर प्रदेश में, दूसरा तमिलनाडु में। तो जो उत्तर प्रदेश वाला है उसमें कौन कौन से प्रमुख जिले आएंगे, एक बार इसका रिवीजन करा दें। तो एक है अलीगढ़, दूसरा आगरा, तीसरा लखनऊ, चौथा फिर कानपुर में, फिर चित्रकूट और झांसी। तो ये कुछ इस तरह से एक बेल्ट आपको बनती हुई दिखाई देगी जो उत्तर प्रदेश में डेवलप की जा रही है। दूसरा, अगर आप तमिलनाडु में देखेंगे तो चेन्नई, दूसरा सालेम, तिरुचिरापल्ली, तुतुकुड़ी, मदुरई, होसुर और कोयम्बटूर, ये प्रमुख क्षेत्र होंगे जहां पर अलग अलग स्तर पर अलग अलग चीजें विकसित की जा रही हैं। तो नई नीतियों में जो उपाय अपनाए जाएंगे, अभी हमने जिन बातों पर चर्चा की उसमें कैसे करेंगे, तो PSUs के लिए तेजी से और समय पर डिलीवरी की बात की गई है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के पास या किसी टेलर के पास कपड़े सिलवाने जाते हैं तो आप उसी टेलर से कपड़े सिलवाना ज़्यादा पसंद करते होंगे जो समय पर आपको डिलीवरी दे दे, उसको वर्तमान फैशन की समझ हो और बेहतर कपड़े आपको सिल सके। तो कुछ ऐसा ही समझिए कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई देश के स्तर पर अगर आप सोचेंगे तो वह उसी निर्यातक से हथियारों को या फिर रक्षा उपकरणों की खरीद करना चाहेगा जो तय समय पर उसको डिलीवरी दे सके, कीमतें भी उसकी अच्छी हो और आधुनिक हथियार हों। ऐसे में हमें क्या करना है, अगर हमें उस सप्लाई तक पहुंचना है, उस डिमांड को पूरा करना है, तो हमें इन चीज़ों को देखना होगा। ऐसे में तेजी से और समय पर डिलीवरी किए जाने की बात आती है। अगला, उत्पादन बढ़ाने और आधुनिक युद्धों के लिए विशिष्ट और महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास करना होगा। ऐसा ना हो कि हम पुराने ही इक्विपमेंट बनाते रह जाएं, क्योंकि तकनीक बहुत तेजी से बनती जाती है। आज के समय अमेरिका या फिर फ्रांस या फिर रशिया उन तकनीकों पर भी काम कर रहे होंगे जिनके बारे में ऑफिशियल रूप से कहीं पर भी जानकारी नहीं रहती। और कोई भी देश ऐसी तकनीकों का विकास जो करता है वो सामान्य तौर पर अपने दुश्मन देश को नहीं चाहेगा कि सारी जानकारी हो। ऐसे में यहाँ पर जो रणनीतिक स्तर पर चर्चाएं होती हैं वो गोपनीय ही रहती हैं। कुछ जानकारियां जो कमर्शियल हैं वो बाहर आ सकती हैं जो हमारे पास है। तो 2022-23 में निजी क्षेत्र के लिए रक्षा अनुसंधान बजट का 25% निर्धारित किया गया है और नए नवाचार और तकनीकों का विकास किया जाना कुछ उपायों में शामिल किया गया है। अगर आप प्रश्न का उत्तर लिख रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा, आपसे जब ये बात पूछी जाएगी कि किन उपायों को अपना करके हम डिफेंस के सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं, तो कुछ ऐसे उपायों का आप जिक्र कर सकते हैं। अब आंकड़ों को देखें कि कहां किस तरह से निर्यात हो रहा है। तो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2022 तक भारत का जो रक्षा निर्यात है 6058 करोड़ रुपए के आसपास रहा 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए। तो दिसंबर तक का आंकड़ा है। पिछले 5 वर्षों में इसमें लगभग 334% की वृद्धि हुई है। और अगर आप 2021-22 का देखेंगे आंकड़ा तो लगभग 13,000 करोड़ रुपए का हमने निर्यात किया था। इसके अलावा श्रेणी 6 के तहत कुछ युद्ध सामग्री से जुड़े हुए जो आइटम है सूची में डाले गए हैं, जैसे कि विशेष रसायन, ऑर्गेनिज्म, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी, जिनका रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा फिर अथॉराइज किया जाता है कि कैसे इनका उत्पादन होगा, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसमें कौन कौन से उपकरण हैं, जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव आइटम्स, कुछ हेलमेट हो सकते हैं, चश्मा हो सकता है, बख्तरबंद जैकेट हो सकती है, ऐसी चीजें। इसके अलावा ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स जो समुद्र के अंतर्गत दूरी तक पेट्रोलिंग कर सके, ALH हेलीकॉप्टर, SU एवियोनिक्स, भारतीय रेडियो, कोस्टल सर्विलांस सिस्टम, कवच MOD-2 लॉन्चर, FCS रडार के लिए पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम और इंजीनियरिंग आइटम। नहीं समझ में आया चित्र में देख सकते हैं, चित्र में ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि इस तरह के कुछ गश्ती नौकाएं, हेलीकॉप्टर्स, कुछ राडार सिस्टम या फिर जो प्लेन्स के अंतर्गत नेविगेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है वो। हम कोस्टल रीजन में भी ऐसे तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें किसी जहाज के बारे में, हथियार के बारे में जानकारी मिल जाए। कुछ इक्विपमेंट्स, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इसके अलावा हम पिछले 3 सालों से जिन चीज़ों का निर्यात कर रहे हैं उनमें शामिल है हल्के टॉर्पीडो, हथियारों का पता लगाने वाले रडार, तेज गश्ती जहाज, 120 मिलीमीटर का मोटार बख्तरबंद सुरक्षा वाहन,
एक मैग्नम स्नाइपर राइफल सिमुलेटर, मतलब ये कुछ ऐसी चीजें जिनका हम पिछले 3 सालों से हमने निर्यात बढ़ाया है। पीछे जो हमने चर्चा की थी वो एक पारंपरिक स्तर पर हम निर्यात उनका कर रहे थे। अब एक बात होगी कि संभावित निर्यात विकल्प क्या है। अभी तक हम कर रहे हैं वो तो ठीक है, आने वाले समय में क्या निर्यात करना चाहते हैं और हम उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, इसकी बातचीत चल रही है अर्जेंटीना और मिस्र के साथ। इसको हमने पिछले कई सारे एयर शो में शामिल भी किया है, जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, बहरीन और दुबई। मलेशिया के साथ हालांकि बातचीत भी चल रही थी, लेकिन उन्होंने किसी और हेलीकॉप्टर को जो इसकी इसी तरह का था, हल्का था, उसको प्रेफर किया था। इसके अलावा मॉरिशस पुलिस बल के लिए ALH MK3 का हम निर्यात करने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। डॉर्नियर 228 और तेज गश्ती जहाज, इनका कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से गुयाना के साथ हम देख रहे हैं। तो गुयाना को हम HTT-40 हेलीकॉप्टर्स, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का भी निर्यात करना चाह रहे हैं, ताकि जो हमारी क्षमता है हम उसके और आगे स्तर पर बढ़ सके और हमारे जो कस्टमर्स हैं वो बन सकें। इसके अलावा जो फंडिंग आएगी उसका भी हम दोबारा से इस्तेमाल कर पाएंगे, जैसे कि अन्य तकनीकों का विकास हमें करना है तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो जैसे जैसे हम अपना बिजनेस बढ़ा रहे होंगे इस सेक्टर में, वैसे वैसे हमें आर्थिक लाभ के साथ साथ तकनीकी लाभ भी मिलता जाएगा। तो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए हमने फिलीपींस के साथ $375 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसके अलावा भारत, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, UAE, सऊदी अरब सहित 10 से ज्यादा देशों को हथियार प्रणाली और ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन जो भी मिसाइल आने वाली है उसका निर्यात करना चाहता है। इसको हमने अफ्रीका एरोस्पेस और डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शित भी किया था। इसके अलावा आर्मेनिया देश का नाम आएगा, जहां पर हम पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट और गोला बारूद को निर्यात करने के लिए समझौता कर रहे हैं। इसके अलावा स्वाति वेपन लोकेटिंग राडार भी हम निर्यात करना चाह रहे हैं। ये पिनाका है और ये स्वाति वेपन लोकेटिंग राडार है। तो ये थे उन देशों के नाम जिनको हम निर्यात करना चाह रहे हैं। कुछ उन देशों के नाम देखें जिनको हम निर्यात कर रहे हैं, जैसे कि अफ्रीका और म्यांमार। अफ्रीका में कई सारे देश और म्यांमार को हम काफी ज्यादा निर्यात करते हैं, जैसे भारत की निजी कंपनियां और रक्षा PSUs 75 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण के निर्यात करती है, जिसमें से इटली, मालदीव, श्रीलंका, रूस, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका हो चुका है, इजराइल, मिस्र, UAE, भूटान, इथोपिया, सऊदी अरब, फिलीपींस, पोलैंड, स्पेन, चिली और भी कई सारे ऐसे नाम हो सकते हैं। लेकिन फिर ये सवाल होगा सबसे ज्यादा किसे करते हैं। अगर ये प्रश्न आए तो कुछ देशों के नाम हम यहाँ देख लें। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताया है कि भारत अब प्रमुख हथियारों के जो टॉप 25 एक्सपोर्टर कंट्रीज है उसमें शामिल हो चुका है। और 2017 से 2021 तक म्यांमार भारत के जो हथियार हैं या रक्षा सामग्री है उसका सबसे बड़ा आयातक रहा है। लगभग 50% हिस्सेदारी म्यांमार की रही है इस आयात में। उसके बाद श्रीलंका की 25% और आर्मेनिया की 11%। इंडिया एग्जिम बैंक रिपोर्ट इसके आगे भी कुछ जानकारी देती है कि 2017 से 2021 के बीच भारत के रक्षा निर्यात के लिए जो शीर्ष ग्राहक रहे हैं उसमें मॉरिशस, मोजाम्बिक और सेशल्स भी शामिल थे, जिसमें मॉरिशस 6.6%, मोजाम्बिक 5% और सेशल्स 2.3% निर्यात के लिए जो भी हमने इक्विपमेंट भेजे हैं उसमें शामिल रहा है। तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि तकनीकी विकास के क्रम में हम एक समय बाद जो दूसरे देशों पर निर्भर है रक्षा हथियारों के लिए उस पर हम आत्मनिर्भर हो सकें, ताकि कई सारे ऐसे भी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं जो हम खुद से अलग स्तर पर विकसित कर सकेंगे, ताकि जो हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा है या फिर हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध है। एक डेटरेंस शब्द होता है जो हमने इसमें सुना है IR के लेवल पर, या फिर जो रक्षा स्थितियां हैं उनको लेकर के, कि अगर हमारे पास भी क्षमता है तो जरूरी नहीं है कि हम उसका उपयोग करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास है तो हमारा पड़ोसी या फिर हमारा दुश्मन देश हम पर हमला करने से पहले 2 बार सोचेगा कि उसके पास भी उतनी ही क्षमता मौजूद है। इसको डेटरेंस बोलते हैं IR की भाषा में। तो वो क्षमता हमारे पास एक समय से आ सकेगी। दूसरा, आर्थिक उपलब्धियां भी हमारे पास मौजूद होंगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपके साथ साझा कर लें। दृष्टि IAS ने CAPF AC के लिए अपना एक कोर्स शुरू किया है लाइव ऑनलाइन लर्निंग ऐप के द्वारा। इसके एडमिशन शुरू हो चुके हैं, इसकी फीस यहाँ दी हुई है। तो अगर आप CAPF की तैयारी से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और 20 मार्च से इसकी कक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो तैयारी के लिए आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब एक सवाल देखें। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, भारत ने 2024-25 तक अपने रक्षा निर्यात को $5 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दूसरा,
म्यांमार, श्रीलंका और आर्मेनिया भारत के प्रमुख रक्षा आयातकों में शामिल हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आज के सेशन में हमने जो भी चीजें यहाँ पर डिस्कस की हैं, कई सारे फैक्ट हो सकते हैं इसमें, कुछ नाम ऐसे हैं जो आप नोट कर लीजिएगा। अगर कोई भी मेंस का उत्तर आप लिखेंगे तो एटलीस्ट उन हथियारों का या फिर उन उपकरणों का अगर आप जिक्र करते हैं तो ये बात मालूम चलती है कि आपने चीजों को पढ़ा है और समझा है। तो एक बार उत्तर लिखने का अभ्यास भी कर लीजिएगा और फ्रेम कर लीजिएगा जो जो इसमें बुलेट्स में जो भी हमने फैक्ट को यहाँ पर डिस्कस किया है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।